विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको एक फाइनाइट वायर के कारण जो कि धारावाही है, अर्थात ये कोई फाइनाइट वायर, फाइनाइट का मतलब कि इसकी लेंथ हमें पता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारावाही चालक तार अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, तो इसके कारण किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ये पिछले वीडियो में हमने आपको बखूबी बताया था। साथ ही साथ इनफाइनाइट वायर के कारण भी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने डेरिवेशन करके आपको अच्छे से बताया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई कुंडली है, धारावाही कुंडली। अब कुंडली क्या होता है? बेसिकली जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक, जैसे ये, ठीक है, अगर इसके चारों तरफ हम लोग कॉपर का वायर, ठीक है, ऐसे लपेट दें, अब उसको बस एक वृत्ताकार शेप देने के लिए, तो वृत्ताकार शेप में जब हम लोग तार को लपेट देते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके का शेप उसको दे देते हैं, तो उसको हम लोग कुंडली बोलते हैं। बस वही है कुंडली, ठीक है, तो इसको कुंडली कहते हैं। अब इस कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? कुंडली का सेंटर से किसी बिंदु तक जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जैसे यहाँ पर x दूरी हमने मान लिया है, तो ये इसकी एक्सिस कहलाएगी, एक्सिस पॉइंट इसका कहलाएगा। देखो यहाँ पर लिखा कुंडली के अक्ष पर। इसके बाद हम लोग फिर से इसके सेंटर पर भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। खैर, आइए समझते हैं कि किसी कुंडली के कारण इसके अक्ष पर, इसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, उसका डेरिवेशन करते हैं। बेसिकली पहले इस बात को समझिए। देखिए, ये कोई कुंडली है, ठीक है, और इसका एक छोटा सा भाग हमने लिया है dl, ठीक है। खैर, पहले मैं इस चित्र को समझा दूं। ये कुंडली का सेंटर है, सेंटर से x दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें इस संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया कि छोटा सा हमने कुंडली पर भाग ले लिया, छोटा सा बिंदु A पर इस कुंडली का छोटा सा हिस्सा ले लिया dl लेंथ का। उस dl लेंथ के कारण बिंदु P तक जो लेंथ है वो r है, और इसके कारण हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो जब छोटे से धारा खंड के कारण हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम लोग dv लिखेंगे, और छोटे से ही धारा खंड के लिए जो बायो सावर्त नियम था वो अप्लीकेबल था। अप्लीकेबल या यूं कहे कि जो बायो सावर्त नियम दिया गया था, वो छोटे से धारावाही तार के कारण ही किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करने के लिए दिया था। अगर संपूर्ण वायर के लिए फाइंड आउट करना है तो आप इंटीग्रेशन कर लो, परंतु वो जो फॉर्मूला था वो छोटे से धारावाही तार के लिए था, या धारा खंड के लिए था। तो ये छोटा सा हमने काट लिया ऐसे, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे हिस्से ले लेकर वहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, और अंत में सबको जोड़ देंगे, और उस प्रक्रिया को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। खैर, इस छोटे से धाराखंड के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो dB इक्वल टू म्यू नॉट, बायो सावर्त नियम के अनुसार dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा होगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होगा ना। अब थीटा क्या होता है? dl और r के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। अब एंगल 90 डिग्री क्यों होगा, इस बात को समझिए जरा। जैसे ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, ये जो कुंडली देख रहे हैं ये ऐसे रखा गया है, ठीक है ना, ऐसे है, बोर्ड पर हमने ऐसे बनाया है। हम ऐसे करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई वृत्ताकार लूप है, तो इस वृत्ताकार लूप पर अगर हम लोग कोई रेखा ऐसे खींचे, जैसे कि यहाँ पर ऐसे रख के ऐसे खींचा गया है, ठीक है, तो इस पर जब हम लोग कोई लाइन ऐसे खींचेंगे, तो चाहे वो लाइन ऐसे हो, सीधे हो, या थोड़ा सा झुकी हो, या ऐसे हो, वो हमेशा इसका जो ये सरफेस होगा, ठीक है, ये जो भाग होगा इसका, उससे 90 डिग्री ही बनाएगा वो। देख लीजिए आप, यहाँ से चाहे तो आप स्ट्रेट ऐसे करिए, या थोड़ा ऐसे झुका दीजिए, या ऐसे कर दीजिए, वो सदैव ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ से ऐसे बना रहा है। तो यहाँ से ये भी जो ऐसे झुका हुआ है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा।
ठीक है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। तो अब इस छोटे से भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी यहाँ पर, वो क्या होगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1/r² होगा, परंतु उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, जब इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म देखते हैं किसका, बायो-सावर्त नियम का, तो उसमें क्या होता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस r/r³, यही होता है ना, हाँ बिल्कुल होता है। अब इसका अर्थ यह है कि जो डी बी है वो डी एल के परपेंडिकुलर है, और तो और जो डी बी है वो आर के भी परपेंडिकुलर है। और ये तो हम लोग पढ़े ही हैं कि भाई अगर कोई दो वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो जो तीसरा वेक्टर मिलेगा, तो ये तीसरा वेक्टर, ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये हम लोग पढ़े वेक्टर वाले चैप्टर में। तो वहीं से हमने यहाँ पर बताया कि जो डी बी है वो डी एल के भी परपेंडिकुलर है और डी बी वो आर के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे दी गई है, ठीक है, हाई, तो ये ऐसे चल रहा है। अब जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने बायो-सावर्त नियम में बताया था वो क्या था, पाम रूल था, ठीक है, राइट हैंड रूल। देखिए, तो अपने दाएं हाथ के हथेली का नियम, यानी अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखिए और जो हथेली है उस बिंदु की तरफ रखिए जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद हथेली को कर्ल कीजिए, ऐसे यानी बंद कीजिए। तो ये जिधर आपकी हथेली पाम जाएगी उधर ही उस बिंदु पर डायरेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर है, ठीक है, ऐसे कॉइल है और यहाँ ऐसे बिंदु है, धारा ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो धारा ऐसे चल रही है ऐसे, और डीएल भी उसी के डायरेक्शन में है। तो हम बोल सकते हैं कि लो भैया, अंगूठा हमने क्या किया, इसके कारण इस बिंदु पर प्राप्त करना है। तो हमने क्या किया कि अंगूठा उस डायरेक्शन में किया, किस डायरेक्शन में, धारा की दिशा में ऐसे डायरेक्शन कर दिया, और जिस बिंदु पर ऐसे रखा खींचा गया है ऐसी लाइन, ठीक है, जिस बिंदु पर फाइंड आउट करना है उधर उंगलियों को कर दिया। तो ऐसे जब हम लोग बंद करेंगे तो ये जो हथेली है जिधर जाएगी वही डायरेक्शन होगा चुंबकीय क्षेत्र का उस बिंदु पर, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर हथेली को कर्ल करते हैं तो हम पाते हैं कि उसकी डायरेक्शन इधर कहीं आ रही है। अब इधर किधर, देखिए डीबी के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी। तो ये जो आर लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर, तो लो भैया ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर हमने ये रेखा खींच दी। तो ये हो गया डीबी इस डीएल के कारण। उसी तरीके से इसके जस्ट सामने हमने एक और हिस्सा लिया है जिसको हमने डीएल बोला है। तो इसके कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो देखिए ये करंट ऐसे प्रवाहित हो रहा है ऐसे, तो ये करंट के डायरेक्शन में, और ये हथेली को उस बिंदु की तरफ, तो ऐसे कर्ल किया तो ये किधर जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ इधर। तो यहाँ पर ये आर है तो इसके परपेंडिकुलर ये ऐसे, क्लियर। परपेंडिकुलर थोड़ा सा और अच्छे से बनाने दीजिए, ये हो गया आपका अच्छे से, ठीक है। तो ये भी, इसको मैं डी बी डैश बोल दूं, वैसे तो इनका परिमाण सेम होगा परंतु डायरेक्शन अलग है, तो इसलिए मैं इसको डी बी डैश बोल देता हूँ, ठीक है, ये डी बी और ये डी बी डैश। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इनका कंपोनेंट लेंगे। क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। कंपोनेंट लेने से पहले हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये थीटा है और उतना ही ये भी बनेगा, जाहिर सी बात है थीटा, ठीक है, ठीक। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझाने के लिए टाइम लेना जरूरी है। यहाँ से हमने कोई एक रेखा खींची, अब क्यों खींचा है अभी आपको समय के साथ पता चलेगा, देखिएगा। देखिए ये जो हमने कहा डी बी डैश, क्या वो इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसी का तो है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री बना रहा है, क्यों भाई, सही है ना, 90 डिग्री बना रहा है। और ये वाली जो लाइन है वो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, हाँ ठीक है, इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
अगर ये टोटल 90 डिग्री है, जरा सा रुकिएगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ ये टोटल 90 डिग्री है, तो केवल इतना क्या होगा, क्योंकि ये थीटा 2 थीटा और ये पूरा मिलाकर 90 है, तो इतना क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। भाई साहब एग्री हो कि नहीं हो? बिल्कुल सर एग्री तो है। उसी तरीके से इसके जैसा इसको सोच कर देखो, तो ये भी आपका होगा 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो लाइन है ये और ये क्या एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं? बिल्कुल सर। ये एंगल मैं मान लेता हूं कि यक्स है, मान लेता हूं, मान लिया यक्स है, तो ये एंगल निकालने के लिए क्या होगा कि भाई ये पूरा 90 डिग्री है, ये और ये, ठीक है ना, यानी ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री है। तो इस एंगल में कौन कौन लोग आ रहे हैं, एक तो ये थीटा आ रहा है, एक 90 माइनस 2 थीटा आ रहा है, और ये यक्स है, ये तीनों मिलाकर 90 डिग्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस यक्स इज इक्वल टू 90 होगा कि नहीं होगा? ये पूरा यहाँ से ये, ठीक है, इसमें थीटा है, 90 माइनस 2 थीटा है, और ये यक्स है, और ये तीनों मिलाकर 90 होंगे। तो ये 90 से 90 कट गया, ये थीटा में से 2 थीटा घटाओगे तो थीटा, और उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू थीटा, यानी ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी उतना ही है, सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा थीटा। ठीक है, तो बस हमें ये थीटा निकालना था, इसलिए मैंने ये कर दिया। अब इसको मैं मिटा कर थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए बस किया था। हाँ जी, तो अब हमने क्लियर लिख दिया है। ये जो हमने थीटा निकाला था वो थीटा आया था ऐसे, ठीक है ना, एंगल निकाला था वो थीटा आया था। अब इसका कंपोनेंट लीजिए, किसका? इसका, ये डी डैश इसके वजह से और ये इसके वजह से, इनका कंपोनेंट लीजिए। तो जब हम लोग इसके एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेंगे, चलो पहले यही देख लो, परपेंडिकुलर वाला, ये थीटा है, इसके पास वाला जो एक्सिस है इस पर करोगे तो क्या आएगा? डी बी कॉस थीटा इसके लिए, और इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो इस पर आएगा, ये ऐसे ले रहे हैं ना इसको, तो वो क्या हो जाएगा? डी बी साइन थीटा इसका, ठीक है ना, इसका डी बी कॉस थीटा और यहाँ डी बी साइन थीटा। अब इसके लिए देखिएगा, इसका यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नीचे डी बी साइन थीटा, और इसके लिए इसका डी बी डैश कॉस थीटा और ये डी बी डैश साइन थीटा। वैसे तो डैश वैश लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो परिमाण है वो सेम ही है, खैर लिख देते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब यही जो चीज़ें हमने बताई आपको, वो सारी चीज़ें हमने लिख रखी हैं, तो आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, यहाँ पर हमने एक वृत्ताकार कुंडली मानी है जिसकी त्रिज्या कितनी मानी है? कैपिटल आर, ठीक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई, ठीक है। कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर, कुंडली है ये, इसका ये जो सेंटर है वो O है, वो बिंदु पर हमने सेंटर उसका मान लिया है। इससे x दूरी पर, ये x दूरी पर एक बिंदु स्थित है, बिंदु P, जहां हमें इस कुंडली के कारण क्या फाइंड करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। आगे बढ़िए। माना कुंडली के बिंदु A पर छोटा सा धाराखंड DL काटा, ये जो कुंडली है इसके बिंदु A पर हमने छोटा सा इस धारा, ये जो कुंडली है इसका एक छोटा सा हिस्सा काट लिया DL लेंथ का, ठीक है। तब उससे R दूरी पर, किससे? इससे R दूरी पर बिंदु P पर तथा A के ठीक सामने बिंदु P पर भी उसी लेंथ का, DL लेंथ का छोटा सा धाराखंड हमने काट लिया, और उससे भी R दूरी पर उसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? क्रमशः dB, इसके कारण dB और इसके कारण dB डैश है, ठीक है। तब बायो सावर्त नियम से वो क्या है कि इस छोटे से धाराखंड के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, बायो सावर्त नियम के अनुसार वो क्या होता है? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा R स्क्वायर। लेकिन जो यहाँ पर एंगल है, ये एंगल क्या होता है? इसके और इसके बीच का एंगल होता है, ये आइडियल और R के बीच का एंगल, ठीक है। तो इनके बीच जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। हमने आपको समझाया ना, यहाँ पे लेकर ऐसे, ये कोई भी लाइन यहाँ से खींचेंगे ऐसे तो वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा,
तो वो 90 डिग्री है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके द्वारा भी वही होगा, dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हमने बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब आगे मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। हाँ जी, तो देखिए हमने लिखा है कि dB तथा dB डैश के कंपोनेंट कुंडली के अक्ष के जो लंबवत होंगे, ये जो इसके कारण जो यहाँ पर है वो dB डैश हमने, और इसके कारण जो है वो dB है। ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट है जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। परंतु जो इसका साइन कंपोनेंट है वो इसका और इसका दोनों का जुड़ जाएंगे, यानी जो भी इस कुंडली का जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है वो केवल और केवल जो इस एक्सिस के जो समानांतर है कंपोनेंट, केवल उन्हीं के कारण है। ठीक है, आगे पढ़िए। परंतु जो अक्ष के समानांतर घटक हैं वो जुड़ जाते हैं, सही बात है, ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, अतः कुंडली के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा केवल और केवल साइन के लिए। अब ये हमने dB साइन थीटा ही क्यों उपयोग किया, देखिए ये जो dB साइन थीटा है ये छोटे के लिए dB साइन थीटा, छोटा सा जो भाग है उसके का उसको हम लोग ले रहे हैं, तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वो dB साइन थीटा है, इसी के कारण, क्योंकि उसका dB कॉस थीटा तो निरस्त हो जा रहा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे हिस्से काट कर हम लोग ले लेंगे और उनको क्या करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये संपूर्ण कॉइल के कारण हमें उस बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। अब उसी छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाता है इंटीग्रेशन। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है उसी को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ ताकि ये संपूर्ण कॉइल के कारण वहाँ पर फाइंड आउट कर सकूँ। अब रही बात कि सर यहाँ पर तो दो हैं, dB डैश साइन थीटा, dB साइन थीटा, तो आपने केवल dB साइन थीटा को क्यों लिया। अगर आप दोनों लोगे, ठीक है, तो आधी कॉइल का ही आपको इंटीग्रेट करना होगा, और अगर एक लोगे तो आपको संपूर्ण का करना होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि अगर मैं देखो इसके लिए देख रहा हूँ यहाँ पे, और इसके लिए इसके समानांतर जो इसके जस्ट सामने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए जब फाइंड कर रहा हूं तो ये दोनों आ गया। अब जब दोनों लूंगा तो इसका अर्थ ये होगा कि इसके सामने वाला भाग आ गया, यहाँ पर लूंगा तो इसके सामने वाला आ जाएगा, यहाँ पर लूंगा तो इसके सामने वाला, यहाँ पर लूंगा तो इसके सामने, यहाँ पर लूंगा यानी इसके आधे का ही इंटीग्रेट हमें करना होगा। दूसरा वाला अपने आप उसमें आ जा रहा है क्योंकि दोनों हम लेकर इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जब सिंगल करेंगे तो वो संपूर्ण का आएगा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आएगी। खैर, तो ये छोटे के लिए dB साइन थीटा है, तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो dB इक्वल टू dB साइन थीटा, और dB की वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब इसमें ये dl भी वेरिएबल है, साइन थीटा तो वेरिएबल है ही, और ये r भी वेरिएबल है, तो हम इसको कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर, देखो ये साइन थीटा जो है इसमें देखिए, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा यहाँ से जब लेंगे इस वाले ट्रायंगल में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होगा ना। इसके लिए ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो हमने लिखा साइन थीटा की वैल्यू लंब बटा कर्ण, और ये ज्यों का त्यों है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को यहाँ लिखा हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू आर। ये आर को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना, उसका रेडियस तो कांस्टेंट है, तो आर को हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या बचा dl, और ये आर स्क्वायर और ये एक आर, तो पावर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो गया। ठीक है, अब इस आर क्यूब की वैल्यू, ये आर की वैल्यू निकालोगे आप, तो देखो ये कैसा है, समझिएगा जल्दी से। ये कुछ इस तरीके से है, ये हमारा x है, ये हमारा r है, तो ये स्मॉल r कितना हो जाएगा, क्या कहते हैं, पाइथागोरियन प्रमेय से जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी। तो आर की वैल्यू हमने बेसिकली यहाँ पे रख दिया है। अब आर की वैल्यू रूट ओवर
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या स्क्वायर कैसे आप लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 लिख सकते हो ना। तो ये आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ओवरऑल 1/2, ठीक है, उसका पावर 1/2। तो यहाँ पर आर क्यूब था तो 3/2 हो जाएगा, आर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 था और ये 3 है तो 3/2, ठीक है। और ये बच क्या गया, डीएल, तो डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरे का क्या हो जाएगा, 2/r, और आर कौन सा, कैपिटल आर, क्योंकि उसका रेडियस तो आएगा ना। तो यहाँ पर हमने लिखा है μ0/4 आई कैपिटल आर इंटू ये वाला, इसका जब हमने इंटीग्रेट किया तो 2 कैपिटल आर, ठीक है, अपॉन ये आर की वैल्यू स्मॉल आर की कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ठीक है। जब हम और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज इक्वल टू μ0 और इसमें का कैपिटल आर, और ये देखिए 2 ने इस 4 को मारा तो बचा 2, ठीक है। तो μ0 क्या क्या है, μ0 आई और ये आर स्क्वायर, ठीक है, और ये बचा है 2, और ये ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2, ठीक है। तो यही हमारा ये फॉर्मूला होगा, यानी इस पूरे कॉइल के कारण इसके एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। वो क्या है फॉर्मूला, B = μ0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। अब ये तो एक फेरे के लिए है, यानी एक ही फेरा उसमें वायर लपेटा गया है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, उसमें कई जब तारों की संख्या अत्यधिक होगी तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी उसमें पावरफुल होगा, एक तरीके से शक्तिशाली होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ये एक फेरे के लिए इतना है तो एन फेरों के लिए कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ। तब एन फेरों के लिए भाई साहब, ये एक फेरे के लिए है μ0 आई आर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर का 3/2 है, एक फेरे के लिए इतना। तो एन फेरों के लिए क्या हो जाएगा, B = μ0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, और यही मेन फॉर्मूला है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण कुंडली के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, B = μ0 NI कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2, ठीक है। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम लोग देखेंगे, तो इसके एक्सिस पर था, अब इसके सेंटर पर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो अब हम लोग फाइंड करेंगे कि कुंडली के सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। हमने जब इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर फाइंड किया था तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा था B = μNI आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। ये था, ये कहाँ था, ये कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर था, ठीक है ना, कुंडली के केंद्र से यक्ष दूरी पर किसी बिंदु P पर था, ठीक है ना। अब यदि हम लोग इसके सेंटर पर फाइंड करेंगे तो ये जो यक्ष होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमें सेंटर पर है तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो r हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग सेंटर पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी B, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x = 0, देन B = μ0 NI आर स्क्वायर, वेयर R इज व्हाट, इसकी रेडियस है, ठीक है ना, कुंडली की रेडियस है, आर स्क्वायर प्लस ये x 0 हो गया 3/2, ठीक है ना। तो जब और इसको सॉल्व करेंगे तो μ0 NI आर स्क्वायर अपॉन
टू ब्रैकेट में आर स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2, ये 2 ने 2 को मार दिया, कितना आया आर टू दी पावर 3, और ये 2 कट जाएगा इसमें से 2, ठीक है। तो मिला क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ये इसके सेंटर पर होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये जो कॉइल है अगर इसमें n फेरे हैं, इसमें n फेरे हैं, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट NI/2R, क्लियर है।